नमस्कार छात्रों, आशा है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके 12वीं के कोर हिंदी में दिए हुए किताब वितान का पाठ 3, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव और इसके लेखक हैं ओम थानवी। एज यूजुअल अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इस कहानी को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग आपको लेखक के बारे में बतलाता है, दूसरा भाग कहानी के सारांश और भाव पे केंद्रित है, तीसरा भाग कहानी को विस्तार से बतलाता है और चौथा और अंतिम भाग इस कहानी का निष्कर्ष बतलाता है। तो आइए देखें पहला भाग जो लेखक के बारे में है। ओम थानवी जी, जिनका जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी नामक कस्बे में 1957 में हुआ, हिंदी भाषा के लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक तथा आलोचक हैं। थानवी वर्तमान में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के संस्थापक कुलपति हैं। इससे पूर्व हिंदी के प्रमुख दैनिक अखबार जनसत्ता के संपादक रह चुके हैं। इनकी चर्चित कीर्ति संस्मरण विधा में लिखी गई किताब मोहनजोदड़ो है। थानवी जी मीडिया प्रतिनिधि के नाते पर्यावरण, समाज विज्ञान और कला संस्कृति पर दुनिया के लगभग सभी महाद्वीपों में गए हैं। अनेक अहम आयोजनों की रिपोर्टिंग और समालोचन की है। विशेष रूप से उन्होंने 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन पे रियो दी जेनेरियो, जो ब्राज़ील में है, में आयोजित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन और उस धारा में कोपेनहेगन, जो डेनमार्क में है, कानकून, जो मैक्सिको में है, डरबन, जो ऑस्ट्रेलिया में है, दोहा, जो कतर में है, वार्सा, जो पोलैंड में है, लीमा, जो पेरू में है, पेरिस, फ्रांस में, माराकेश, मोरक्को में, बॉन, जर्मनी में और कातोवित्से, जो पोलैंड में है, में हुए पर्यावरण सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। पत्रकारिता के लिए थानवी जी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रसिद्ध कीर्ति मोहनजोदड़ो के लिए इन्हें शमशेर सम्मान, सार्क लिटरेरी अवार्ड तथा बिहारी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्हें हिंदी अकादमी अवार्ड, हल्दी घाटी अवार्ड आदि से सम्मानित किया जा चुका है। अब आइए इस कहानी के दूसरे भाग को देखें, जो कहानी के सारांश और भाव पर केंद्रित है। अन्य कहानियों की तुलना में ये कहानी, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव, थोड़ा अलग है। हमारा मतलब है, चूँकि ये कहानी प्राचीन इतिहास के पन्ने से लिया गया है, तो इसमें तथ्यात्मक जानकारी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। आपके बोर्ड परीक्षा के ख्याल से आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगर आपको 10वीं और 9वीं कक्षा का इतिहास का पाठ याद होगा तो ये कहानी काफ़ी आसान है आपके लिए। इस कहानी में लेखक थानवी जी मोहनजोदाड़ो के साइट पे गए हैं और वहाँ से मिली हर एक साक्ष्य और प्रमाण को विस्तार से व्याख्या किए हैं। इस कहानी में मोहनजोदाड़ो के साइट पे मिले हर एक वस्तु, जैसे कि शिल्पकारी, मूर्ति, घर का डिज़ाइन, अनाज, कृषि, जानवर, कुआं, बर्तन, कुंड या तालाब, स्नानगार, सड़कें, बैलगाड़ी आदि को विस्तार से बतलाया गया है। इतना ही नहीं, ये सारे मिले साक्ष्य के आधार पे आज से 5000 साल पहले उन लोगों का जीवन कैसा रहा होगा, उन लोगों का रहन सहन कैसा रहा होगा, उन लोगों का पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा, यहाँ तक कि उस समय राज्य सत्ता या फिर धर्म सत्ता रहा होगा, सभी के बारे में विस्तार में बताया गया है। इसी कारण हम इस कहानी के तीसरे भाग, जिसमें हम कहानी को विस्तार से बताते हैं, आज थोड़ा कम में ही समाप्त करेंगे। इसका मुख्य वजह है कि अगर हम हर एक तथ्य को बताने लगे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा और फिर तुम लोग के लिए बोरिंग हो जाएगा। ये सारे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं और समझाने वाली बात कुछ है नहीं, और तथ्य को तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। पर हाँ, जो भी समझने वाली बात है और परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उस पर विशेष चर्चा करेंगे। और हाँ, जब हम इसका प्रश्न और उत्तर करवाएंगे तो वहाँ हम विस्तार में बता देंगे। ठीक है, तो आओ अब इसका तीसरा भाग, जो कहानी को विस्तार से बतलाता है, उसे देखते हैं। हमेशा की तरह पहले हम कहानी के शीर्षक पे चर्चा करेंगे।
क्योंकि हमारे नज़रिए से शीर्षक को समझना सबसे ज़रूरी है। खैर, इसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव। इसका व्याख्या कई दूसरे सोर्सेस में दिया गया है कि ये प्राचीन काल में जो बातें दब गई थी, लेखक उसे ही उजागर करने की कोशिश की है। ये हम YouTube पे दिए गए कई सारे वीडियो में सुने, पर हमारे समझ से इसका मतलब यहाँ पे कुछ और है। जाहिर है कि थानवी जी कोई इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता नहीं है जो पुरानी दबी बातों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वे एक संवेदनशील सेंसिटिव लेखक हैं। और इसलिए जब वे मोहनजोदाड़ो के साइट पर जाते हैं तो उन्हें ये एहसास है कि वे किसी दूसरे के घर में बिना इजाज़त गए हैं, और इसे अंग्रेज़ी में ट्रेसपास कहते हैं, जो कानूनन जुर्म है। हालांकि थानवी जी ये बतलाए हैं कि उस घर का मालिक अब नहीं है, वर्षों पहले उनका वजूद ख़त्म हो गया है, पर उन्हें लगता है कि वे लोग हैं, वही हैं, इसीलिए वे दबे पांव जाते हैं ताकि उनकी पैरों की आहट से वहाँ के लोगों जो हकीकत में नहीं हैं फिर भी कोई कष्ट ना हो। वैसे भी दबे पांव एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है चुपचाप जाना या कोई काम इस तरीके से करना कि किसी को पता ना चले। यहाँ पे हम आपको आपके किताब वितान में दिए हुए पृष्ठ संख्या 47 पे दी हुई बातों को शब्दशः पढ़ेंगे, जिससे आप खुद सोच सकते हैं कि शीर्षक का सही मतलब क्या है। और इन बातों को शब्दशः पढ़ने का एक और कारण है, वो ये कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो आपको काफ़ी कुछ सिखलाएगा। जाहिर है कि ऐसी जानकारी जो आपके इतिहास के पाठ्य पुस्तक में पहले से दी गई है, वो आपको हिंदी विषय में देने का उद्देश्य इतिहास की जानकारी देने का तो नहीं हो सकता है कि नहीं? तो आप कहानी के विषय वस्तु को मद्देनज़र रखते हुए इसके भाव पे जान लें। हर एक विषय की अपनी भाषा होती है, अपना उद्देश्य होता है, अपना प्रेजेंटेशन होता है। अगर एक ही बात दो विषय में दिया गया है तो निश्चित रूप से उसमें दी गई जानकारी एक जैसा होगा, क्योंकि तथ्य बदल नहीं सकता है, पर उद्देश्य और भाव अलग अलग होंगे। तो ये हिंदी की कक्षा है, इतिहास की नहीं। खैर, आओ अब पाठ्य पुस्तक में दिए हुए शब्दों को देखें। मोहनजोदड़ो में उस रोज़ हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रह कर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सुने घरों में हवा की लय और ज़्यादा गूंजती है, इतना कि कानों का अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। आखिर सब खंडहर हैं, सब कुछ खुला है, अब कोई घर जुदा नहीं है। एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है, भले ही वह 5000 साल पुराना घर क्यों ना हो। हम में कमोवेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही ना हो। किसी अजनबी घर में अनाधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो। अनाधिकार मतलब होता है बिना इजाज़त के किसी के घर में जाना, बिना परमिशन के किसी के घर में जाना। अपराध बोध होता हो मतलब गिल्ट फीलिंग होता है। जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए। सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा, लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। कल कोई यहाँ बसता था, ज़रूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। हमें विश्वास है कि तुम लोगों को इन शब्दों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये शब्द कितने सेंसिटिव हैं, कितनी सारी बातें बता गए हैं,
तो अब आप इस कहानी के शीर्षक को भी समझ गए होंगे इन पंक्तियों से। तो खैर आओ अब इस कहानी के तथ्य पे गौर फरमाएं। यहाँ पे हम तुम लोग को एक और विशेष जानकारी देना चाहेंगे, वो ये कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जिसके बारे में ये पूरी कहानी है का भौगोलिक स्थिति या अंग्रेजी में बोलें तो जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये जानकारी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप बोर्ड पे दिखाए गए मैप को देखें जिसमें आपको स्पष्ट पता चलेगा कि दोनों साइट आज की तारीख में पाकिस्तान में आते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध राज्य में और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित है। अब आओ इस कहानी के विषय वस्तु पे चर्चा करते हैं। लेखक बतलाते हैं कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा था। ताम्रकाल मतलब कॉपर एज, वो समय जब कॉपर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था, तो उसे ताम्रकाल कहते हैं। यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भौंडे, मुहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मोहनजोदड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था तथा इसकी आबादी लगभग 25,000 रही होगी। इस शहर की सड़कों एवं गलियों में अब भी घूमा जा सकता है। यहाँ का सामान अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है। अजायब घर मतलब होता है म्यूज़ियम, परंतु शहर वहीं है। इस शहर की गलियाँ, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आदि सुंदर नगर नियोजन की कहानी कहते हैं। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, परंतु यह मोहनजोदड़ो सभ्यता की शीर्ण टीले पर बना है। 1922 ईस्वी में जब राखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की तो उन्हें यहाँ ईसा पूर्व के निशान मिले। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतें के खंडहर चबूतरे के पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। कोठार मतलब स्टोर हाउस, स्पेशली ऑफ ग्रेन्स। केवल अनुष्ठानिक महाकुंड अपने मूल स्वरूप में बचा है। तो यहाँ पे जितने सारे साक्ष्य मिले हैं उसमें महाकुंड है, जो बहुत बड़ा तालाब है, स्नान के लिए बनाया गया था, वह एक समरूप में बचा है। इसका मतलब वह अब भी वही स्थिति में है। शेष इमारतें उजड़ी हुई हैं। अधिकांश सड़कें सीधी हैं या आड़ी हैं। आड़ी मतलब टेढ़ी हैं। इसे वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। थानवी जी कहते हैं कि आजकल की सेक्टर कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन मिलता है, परंतु वह रहन सहन को नीरस बनाता है। उदाहरण के लिए ब्रासीलिया, चंडीगढ़ या इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, परंतु इनमें विकास की क्षमता नहीं है, जैसा कि मोहनजोदड़ो में देखा गया। चबूतरे के गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। इसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। दक्षिण में टूटे घर कामगारों के हैं। लेखक प्रश्न करता है कि निम्न वर्ग का अस्तित्व था या नहीं। शायद उनके घर कमज़ोर रहे जो समय के अनुसार नष्ट हो गए होंगे। टीले के पास महाकुंड है। इसका नाम दैव्य मार्ग रखा गया है। दैव्य मार्ग मतलब डिवाइन पाथ रिलेटेड टू गॉड। यह सामूहिक स्नान के काम आता था। यह 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा एवं 7 फुट गहरा है। इसके उत्तर एवं दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं। उत्तर में 2 पंक्ति में 8 स्नानगार हैं। इनमें किसी का दरवाज़ा दूसरे के सामने नहीं खुलता है। ध्यान दो, किसी का भी दरवाज़ा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता है। इस कुंड का निर्माण पक्की ईंट से हुआ है। पानी का रिसाव रोकने तथा गंदे पानी से बचाव के लिए कुंड के तल एवं दीवारों पर चूने एवं चिरोड़ी का प्रयोग किया गया है। शुद्ध पानी के लिए एक तरफ कुआं बनाया गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं।
ये नालियाँ पक्की बनी हैं तथा ईंटों से ढकी भी हैं। जल निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में कहीं नहीं मिला है। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। शायद यहाँ कर के रूप में हासिल अनाज जमा किया जाता था। सिंधु घाटी काल में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। अब इसे खेतीहर एवं पशुपालक सभ्यता माना जाता है। पत्थर एवं तांबे की बहुतायत थी, परंतु लोहा नहीं था। पत्थर सिंध से तथा तांबा राजस्थान से मिलता था। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों एवं चने की उपज के सबूत मिले हैं। यहाँ कपास, बेर, खजूर, खरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी की खेती भी की जाती थी। यहाँ से मिला सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदाड़ो में रंगाई भी होती थी। ऊन एवं लाइनन का आयात सुमेर से होता था। महाकुंड के उत्तर पूर्व में लंबी इमारत के अवशेष मिले हैं। इसके बीच में खुला बड़ा दालान है तथा 3 तरफ बरामदे हैं। इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जाता है। दक्षिण में 20 खंभों वाला एक हॉल है, जो शायद राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी के बाहर नीचा नगर था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया था। पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती है। इसमें बड़े घर, चौड़ी सड़कें तथा ज़्यादा कुएं थे। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम डीके रखा गया है। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है तथा 33 फुट चौड़ी है। इस पर एक साथ 2 बैलगाड़ियां आ जा सकती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं। सड़क की तरफ कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है। काबूजिए ने भी चंडीगढ़ में इस शैली का प्रयोग किया था। सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां थी। हर घर में एक स्नान घर है और नलियां घर का पानी हौदी तक लाती थी तथा फिर वे नलियों के जाल से जुड़ जाती थी। ज़्यादातर नलियां ढकी हुई हैं। बस्ती के भीतर सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। बस्ती के कुएं पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बनी है। यहाँ लगभग 700 कुएं पाए गए हैं। यही कारण से इसे जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। मोहनजोदड़ो से ही 25,000 से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूँ, तांबे एवं कांसे के बर्तन, मुहरें, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृद भांड, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तौल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, पत्थर के औजार, सोने के गहने आदि बहुत सारे सामान मिले हैं। इस अजायब घर में औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं हैं। ध्यान दो, इस अजायब घर में औजार हैं परंतु हथियार नहीं हैं। पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं हथियार नहीं मिलते हैं। विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था। ध्यान दो, वहाँ कोई राज्य सत्ता नहीं था जो ताकत के बल पर चला रहा हो। शायद सैन्य सत्ता भी नहीं रही हो। दूसरे यहाँ प्रभुत्व या दिखावे के तेवर नदारत हैं। मतलब वहाँ दिखावा, आडंबर ये सब कुछ भी नहीं था। दूसरी सभ्यताओं में राज्य तंत्र या धर्मतंत्र की ताकत को प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड मिलते हैं, परंतु हड़प्पा संस्कृति में महल, मंदिर, समाधियाँ नहीं मिलती हैं। यहाँ की मूर्ति शिल्प एवं औजार भी छोटे हैं। मुकुट एवं नावें भी छोटी है। मोहनजोदड़ो साधन एवं व्यवस्थाओं के अनुसार भी सबसे समृद्ध है, परंतु यहाँ आडंबर बिल्कुल भी नहीं है। सिंधु घाटी के लोग कालप्रिय थे। उनकी यह कालप्रियता वास्तुकला, धातु एवं पत्थर की मूर्तियाँ, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मुहरें उन पर उकेरी गई आकृतियाँ, खिलौने, सुगढ़ अक्षरों से सिद्ध होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धन पोषित ना होकर समाज पोषित था।
जिसे आप कह सकते हैं कि वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम था, प्रजा का शासन, है ना। फिर भी लेखक कहते हैं कि अभी भी अनेक रहस्य सामने नहीं आए हैं। तो छात्रों, कैसी लगी ये ऐतिहासिक कहानी और इससे क्या सीखने को मिला? जाहिर है ये कहानी हमारी प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है और यह बोध कराता है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी और कितनी विकसित है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, पर तुम लोग हमारे साथ बने रहो क्योंकि जल्द ही हम वितान पुस्तक की अंतिम कहानी के साथ हाजिर होंगे।